बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की लड़की की हत्या होने के बाद में पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर महालक्ष्मी की हत्या किसने की थी। इसको लेकर शुरुआती सतह पर हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था, पूरी डिटेल बताई थी, लेकिन अब उस हत्या का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर उस व्यक्ति का नाम बता दिया है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। तो दरअसल वो कौन है व्यक्ति और हत्या को कैसे अंजाम दिया, वो तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि ये पूरी घटना 21 सितंबर की थी, जब बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके में वहाँ पर एक किराए के मकान में बदबू आ रही थी और पड़ोसियों के ज़रिए से पता चला कि इस किराए के घर में बदबू आ रही है। पड़ोसियों ने उस मकान मालिक को बताया और मकान मालिक को जब बताया तो वो आकर के उसने घर में जो लड़की रह रही थी, उसकी माँ को कॉन्टैक्ट किया और फिर उसके बाद में पुलिस आई और उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, पुलिस भी मौजूद थी और उसके बाद जब उसकी माँ ने घर में जाकर के देखा तो वो हैरान रह गईं क्योंकि उसकी बेटी की लाश थी। 29 साल की महालक्ष्मी नाम की उस लड़की की लाश फ्रिज में रखी गई थी और यूँ कहें कि फ्रिज में केवल लाश नहीं बल्कि उसके लाश के टुकड़े करके रखे गए थे। और पुलिस ने जो आंकड़ा बताया टुकड़ों को, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जब लाश गई थी बोरिंग हॉस्पिटल में, जो कि वहाँ से थोड़ी दूर पर सरकारी हॉस्पिटल है, तो उसमें कुल 59 टुकड़ों की बात सामने आई और 59 टुकड़ों के हादसे ने सबको हिला कर रख दिया, चौंका दिया कि आखिर 59 टुकड़े करने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है और महालक्ष्मी का हत्यारा कौन है। तो दरअसल इस पूरी कहानी को पुलिस ने अपने ढंग से जांचना शुरू किया था। शुरुआत में पुलिस ने, ज़ाहिर-सी बात है कि शक जाता है पहले परिवार के लोगों पर इस जैसी घटना में, तो उसने वो जो लड़की थी महालक्ष्मी, जो कि शादीशुदा थी, तो उसके पति पर सबसे पहला शक गया और उसके पति का नाम था हेमंत दास। और हेमंत दास से पुलिस ने पूछताछ की, तो उसमें कई तरह के खुलासे सामने आए। हेमंत दास ने पुलिस को बताया, 5 नाम बताए थे, उसमें से एक नाम जो शुरुआत में उसने बताया था, वो अशरफ का बताया था, जो कि एक हेयर ड्रेसर का था और वो उत्तराखंड का रहने वाला था। तो सबसे पहले शक के आधार पर तो पुलिस ने उसी हेमंत दास, जो कि महालक्ष्मी का पति था, उसी की जाँच-पड़ताल की, उससे पूछताछ की अपने ढंग से और फिर कॉल डिटेल वगैरह देखी, लोकेशन देखा, तो पता चला कि हेमंत दास इसका कातिल नहीं है। आपको बता दें कि हेमंत दास और इसके बीच में शादी 2019 में हुई थी महालक्ष्मी और हेमंत दास की, लेकिन इन दोनों के बीच में बात बनी नहीं और बनी क्यों नहीं, उसके पीछे का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही था कि ये महालक्ष्मी जो थी, महालक्ष्मी के मल्टीपल अफ़ेयर्स हो गए थे, कई लड़कों से दोस्तियाँ थीं, तो इसकी वजह से हेमंत दास और महालक्ष्मी के बीच में लड़ाई होगी, हालाँकि उसकी एक बेटी भी है। तो बहरहाल ये लोग पिछले 9 महीने से अलग रह रहे थे। तो हेमंत दास ने साफ-साफ सारी बातें कह दी कि हम लोग साथ में नहीं रह रहे थे। आखिरकार पुलिस ने हेमंत दास के बताने के अनुसार अशरफ को उठाया और अशरफ को जब उठाया तो अशरफ की भी अपने ढंग से तलाशी ली, समझा, कॉल डिटेल वगैरह, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें पुलिस ने अपने तरीके से उसकी तफ्तीश की। तो पता चला कि अशरफ भी इसमें कातिल नहीं है, यानी इस कत्ल में शामिल नहीं है। तो इस वजह से अशरफ को पुलिस ने छोड़ दिया। करीब 12 घंटे की पूछताछ की थी अशरफ के साथ पुलिस ने। बहरहाल जब ये तमाम चीज़ें हो गईं, अब उसके बाद में पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि आखिर अगर अशरफ नहीं है और ये भी नहीं है, हेमंत दास भी नहीं है, तो इसका कातिल कौन है? अब इसके बाद पुलिस ने महालक्ष्मी का जो मोबाइल था, जो कि लाश के उसी कमरे में था और उसके एक बेड पर पड़ा हुआ मिला था पुलिस को, तो उसके कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने अब चीज़ों को समझना शुरू किया। तो दरअसल जो कॉल डिटेल में बात निकल कर के सामने आई, तो पुलिस ने उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू किया। यानी बात सामने आई कि ना ही अशरफ है और ना ही हेमंत दास उसका कातिल है, बल्कि कोई तीसरा उसका कातिल है। तो अब इस आधार पर पुलिस ने तमाम सीसीटीवी उस एरिया के खंगालने शुरू कर दिए और उसके बाद में फिर कॉल डिटेल देखा, तो कॉल डिटेल में एक व्यक्ति का नाम सामने आया था और उस व्यक्ति का नाम था मुक्ति रंजन रॉय। यानी मुक्ति रंजन रॉय मुख्य आरोपी था महालक्ष्मी के कत्ल का। अब पुलिस ने मुक्ति रंजन रॉय को ढूंढना शुरू किया, लेकिन चूंकि पुलिस जो है, इससे पहले कि मुक्ति रंजन रॉय के पास पहुंच पाती, ये मुक्ति जो था वो यहाँ से फरार हो चुका था बेंगलुरु से और ये पहले वेस्ट बंगाल गया, वेस्ट बंगाल से ये उड़ीसा चला गया, क्योंकि ये उड़ीसा के भद्रक ज़िले का रहने वाला था, तो वो वहाँ चला गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो कत्ल हुआ था, ये 3 सितंबर को कत्ल हुआ था। ये तमाम चीज़ें कैसे पता चली, अभी आपको बताते हैं। तो 3 सितंबर को इसका कत्ल हुआ था महालक्ष्मी का और 21 सितंबर को फ्रिज के बारे में पता चला था। तो यूँ कह लीजिए कि करीब-करीब 20 दिन फ्रिज में वो लाश थी और इस बीच किसी को पता ना चल पाता। अगर पड़ोसी बदबू वाली बात ना कहते, तो शायद कि पुलिस को अब तक शायद पता नहीं चल पाता और महालक्ष्मी का नाम किसी को अब तक पता नहीं होता। तो जब मुक्ति रंजन दास को तलाश करने के लिए पुलिस इधर-उधर हाथ-पैर मारने लगी, तो इस बीच ये हुआ कि मुक्ति रंजन दास जो था, उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। अब ज़ाहिर है कि अगर मोबाइल बंद कर लेगा, तो फिर
उसको तो आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं और उसने यही काम किया। लेकिन उसने उस सिम को निकाल दिया था और जब वो वहाँ पहुँचा अपने घर पे, अपने गाँव में, और उसके बाद में फिर उसने एक दूसरे मोबाइल में उस सिम को लगा लिया। अब ये उसकी गलती थी या जो भी कहें, और इसके नतीजे में उसका लोकेशन ट्रेस हो गया। लेकिन अभी इसकी लोकेशन के ट्रेस करने से पहले एक बात और सामने आ गई कि दरअसल ये 24 तारीख को पहुंचा था अपने होम टाउन यानी भद्रक में, और जब वहां पहुंचता है तो रात में रुकता है और फिर सुबह ही सुबह एकदम से 25 तारीख की सुबह 4 बजे के आसपास वो अपने यहाँ से थोड़ी दूर पर जाकर के, करीब 3 किलोमीटर के फासले पर, वो वहाँ जाकर के एक पेड़ से लटक के सुसाइड कर लेता है। अच्छा, इधर इसकी लाश और उधर बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति की तलाश, ये दोनों एक साथ चल रही थी। इस बीच सुबह जब हुई तो लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक लाश है और लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, और जब पुलिस को इत्तला दी तो पता चला कि उस एरिया का एक व्यक्ति है, और जब वो पुलिस को इत्तला देने के बाद में पुलिस पहुँची तो पता चला कि उसके पास में एक डायरी मिल गई और उस डायरी में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। और उस डायरी में क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, अगर उस चीज़ को आप समझेंगे तब आप उस पूरे केस का खुलासा समझ पाएंगे। दरअसल उस डायरी में उसने, आप डायरी कह लीजिए या सुसाइड नोट कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए, तो ये जो लड़का था मुक्ति, ये भी करीब 31 साल का लड़का था, और इसने उस सुसाइड के बारे में तमाम चीज़ें लिखी कि हमने क्यों सुसाइड किया, और उस हत्या के बारे में भी लिखी कि महालक्ष्मी की उसने हत्या क्यों की। तो दरअसल इसने क्या कुछ लिखा है, ये देखिए। तो उसने कहा कि हमने 13 सितंबर को ये नोट लिखा है, यानी मौत से जस्ट पहले इंसान नोट लिखता है, लेकिन उसने 13 सितंबर को लिखा, और उसकी मौत कब हुई? 25 सितंबर की सुबह को। तो 13 सितंबर की उस नोट में, उस डायरी में वो क्या लिखता है, उसने पूरी कहानी बताई कि वो महालक्ष्मी से प्यार करता था, और इस बीच कई बार महालक्ष्मी से मुक्ति की लड़ाई हुई। वो तमाम चीज़ें उसने उस डायरी में लिखा, और एक बार लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, यहाँ तक कि बात पुलिस थाने तक पहुँच गई, यानी महालक्ष्मी ने शिकायत कर दी थी, और शिकायत लिव इन रिलेशन में थे तो वही बलात्कार वगैरह इस टाइप की चीज़ें रही होंगी। इसको लेकर के उसने अपनी डायरी में लिखा है कि पुलिस को उसने 10,000 से अधिक रुपए भी दिए बतौर रिश्वत। आखिरकार पुलिस ने उसको छोड़ दिया, और उसके बाद फिर जब दोबारा से आए फिर नोक-झोंक हो गई, फिर अनबन हुई, और इसके अनबन के बाद में ये था कि बहुत ज़्यादा आपस में गुस्सा-गुस्सी हो गई, और उसने खुद लिखा है कि पहले लक्ष्मी मुझको मारना चाहती थी, लेकिन गुस्से में आकर के, हालाँकि हम उसको प्यार करते थे, लेकिन चूँकि वो एक तरीके से हमारा ब्लैकमेल कर रही थी, हमारे इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही थी, तो इसकी वजह से हमने गुस्से में आकर के उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। और अब जब कत्ल कर दिया तो अब क्या करें? तो अब उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए तो उसने एक ट्रॉली बैग भी ख़रीदा, और उसने उसको टुकड़ों में काटा, और फ़िलहाल चूँकि कहीं ले जा नहीं सकता था, क्योंकि वो ऐसा इलाका है वैली कवल की बहुत गुंजान आबादी है, तो इस वजह से वो आसानी के साथ लाश को या ट्रॉली बैग को लेकर के जाता तो शायद शक हो जाता, तो इसी वजह से उसने फ्रिज में डाल दिया और उसको पोंछ-ओछ दिया सारी चीज़ें, और फिर वहाँ से वो निकल दिया। अब निकल दिया जब वहाँ से, तो ये रहा कि ये कौन था व्यक्ति? तो दरअसल ये व्यक्ति ये था, पुलिस की पूछताछ में तमाम चीज़ें सामने आई कि ये जो व्यक्ति था, ये उसी जगह काम करता था जहाँ पर ये लड़की काम करती थी, महालक्ष्मी। दरअसल महालक्ष्मी अपने पति से जुदा हो गई थी, तो अब इसके मल्टीपल पार्टनर्स थे, और मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से ही इसकी पति की जुदाई हुई थी। तो अब इसको और खोल करके रहने का मौका मिल गया अपने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। कोई अशरफ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, लेकिन इसका जो कातिल था वो मुक्ति था। तो इस तरीके से कई सारे पार्टनर्स के साथ कई सारे लड़कों की से दोस्ती थी, तो खुल करके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी थी ये लड़की महालक्ष्मी, और उसी आउटलेट में काम करती थी। दरअसल ये बेंगलुरु के एक मॉल के ब्यूटी सैलून में टीम लीडर के तौर पर काम किया करती थी महालक्ष्मी, और उसी शॉप में ये लड़का मुक्ति रंजन रॉय ये भी काम किया करता था। अब पुलिस को कैसे पता चला कि ये लड़का है? तो दरअसल पुलिस ने जब खंगालना शुरू किया तमाम तरह की चीज़ों को, क्योंकि सीडीआर में पता चल गया था कि लास्ट में किससे बात हुई है, तो पुलिस क्या करती है कि घटना से 2-3-4 दिन पहले के सीडीआर्स वगैरह देखती है, और अगर कोई कॉमन होता है तो हाल फिलहाल का देख लेती है, अगर बहुत फ्रिक्वेंटली किया गया होता है तो 1-2-3 दिन का देखा पीछे का, तो कई सारे लोगों के थे। तो अब पुलिस को थोड़ा-सा कशमकश था, तो अब ऐसी सूरत में पुलिस ने वो समझने की कोशिश की कि जहाँ पर आउटलेट था वो काम करती थी, तो वहाँ के तमाम लोगों से पूछताछ करने का पुलिस ने फ़ैसला किया, और वहाँ पर कई सारे लोग काम करते थे। तो ये रहा कि सारे लोग यहाँ पर आएँगे, लेकिन जब पुलिस जाँच पड़ताल के लिए पहुँची तो सारे लोग तो मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति मिसिंग था, और उसी व्यक्ति का नाम था मुक्ति रंजन रॉय। तो पुलिस को
इससे भी शक हुआ। और जब पता चला कि मुक्ति कहाँ है और पता चला मुक्ति कई दिनों से नहीं आ रहा है, यानी उस हत्या के बाद से ही नहीं आ रहा है। तो और इसमें थोड़ी-सी लापरवाही देखिए कि इन लोगों ने ना मुक्ति के बारे में और ना ही महालक्ष्मी के बारे में, यानी आउटलेट वालों ने ज़रूरी नहीं समझा कि 2 तारीख से 3 तारीख से अगर ये लोग नहीं आ रहे हैं और करीब-करीब 20 दिन हो गए, 20-22 दिन हो गए, तो फिर वो लोग कहाँ गए? भाई नौकरी छोड़ दी, नहीं छोड़ दी, हैं, नहीं हैं, क्या है? तो आउटलेट वालों को भी तो कम से कम पता होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को भी कोई पता नहीं, बताइए, ये भी एक नया एंगल है, एक हैरान कर देने वाली चीज़, वो भी बेंगलुरु जैसे शहर में। तो बहरहाल पुलिस को पता चला कि अच्छा उस व्यक्ति का नाम मुक्ति रंजन रॉय है। इसी वजह से पुलिस ने कह दिया था कि हमारे पास उसके तमाम सबूत हैं और कातिल के बारे में हमने पता कर लिया है। उसकी आइडेंटिटी इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे केस पर असर पड़ेगा, वो फ़रार हो सकता है। हालाँकि मामला ये था कि चूँकि बार-बार अशरफ का नाम आ रहा था, एक्यूज़ड जो शुरुआत में था, तो इस वजह से पुलिस ने ये चाहा था कि अगर अशरफ का नाम डिस्क्लोज़ किया जाएगा तो माहौल इलाके का बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से अशरफ के नाम को, या पुलिस का ये कहना था कि नाम को डिस्क्लोज़ ना किया जाए आरोपी का। तो बहरहाल पुलिस का जो भी मामला रहा होगा, पुलिस बड़े मसलिहत के साथ काम करती है और उसी मसलिहत के नतीजे में पुलिस ने इस केस को बहुत ही आसानी के साथ हल कर दिया, क्योंकि पुलिस के पास बहुत टेक्निकल तरीका होता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मुक्ति रंजन की जो माँ है, उसने बताया कि इनफैक्ट कैसे वो ब्लैकमेल किया करती थी उसके लड़के को, यानी मुक्ति रंजन को। तो उसके बारे में उसकी माँ ने बताया कि 24 सितंबर को मुक्ति रंजन अपने माँ से मिला था, ये सब डायरी में लिखा हुआ है। और माँ को महालक्ष्मी के ब्लैकमेल करने के बारे में सब कुछ उसने बताया था। तो उसने अपनी माँ को बताया था कि जो महालक्ष्मी नाम की लड़की है, उससे मेरा बेटा बहुत परेशान था, क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति के सभी पैसे ऐंठ लिया करती थी, क्योंकि मुक्ति की जो तनख्वाह थी करीब 40-40 हज़ार थी और ये महालक्ष्मी उसका सारा पैसा ले लिया करती थी ब्लैकमेल करके। यहाँ तक कि उसके पास सोने के चैन थे, अंगूठी थी, उसने भी उसको ले लिया था। तो इसकी वजह से मुक्ति जो था, वो उससे एक तरीके से मुक्ति चाहता था, उससे दूर होना चाहता था और ये दूर नहीं होने देना चाहती थी, ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठती थी। और चूँकि दोनों रिलेशन में थे, तो उसी का वो फ़ायदा उठा करके मुक्ति को अपने से अलग नहीं होने देना चाहती थी। और बस इसी के नतीजे में, इसी टेंशन में इन दोनों के बीच कहा-सुनी होती थी। और फिर ये था कि पहले महालक्ष्मी चाहती थी कि हम मुक्ति को मार दें, लेकिन हुआ यूँ कि मुक्ति उस पर हावी पड़ गया और मुक्ति ही ने उसको मार डाला। और आखिरकार कुछ दिनों के बाद में 25 तारीख को मुक्ति ने भी अपनी जान दे दी। यूँ कहें कि एक नाजायज़ रिश्ते की वजह से 2 जानें चली गईं, और 2 जानें चली गईं और बहुत सारे लोगों को नफ़रत फैलाने का मौका भी मिल गया। अभी जिस तरीके से न्यूज़ 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा ने अशरफ के ऊपर इतना फ़ोकस्ड किया है और सारे चैनलों ने शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया और नाम को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करके बताया, ये हैरान कर देने वाली बात है। हालाँकि हम बार-बार इस बात को कहते रहे हैं कि क्राइम करने वाला अपराधी, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपराधी होता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई इसको हिंदू और मुसलमान के खाँचे में डाल करके बाँटेगा, तो यूँ कह लीजिए कि एक तरीके से आप अपराध का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई अपराध से नफ़रत करेगा, तो फिर कभी भी वो हिंदू मुसलमान अपराधी कह करके नहीं देखेगा। लेकिन चूँकि ये तमाम चीज़ें हमारे देश में देखी जा रही हैं, अब सोच लीजिए कि अगर कोई अपराधी ऐसे धर्म का है, जिस धर्म का पीड़ित भी है, तो क्या उसका अपराध कम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो आदत बनी हुई है अपराधी को एक आइडेंटिटी के साथ पहचानने की, ये कब छोड़ेंगे? और अगर इसको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर याद रखिए कि अपराध के तईं नफ़रत नहीं बढ़ेगी। दोस्तों इस कहानी का एंड तो हो गया, लेकिन अभी भी एक सवाल छोड़ के चला गया, क्योंकि मुक्ति भी इस दुनिया में नहीं है और महालक्ष्मी भी इस दुनिया में नहीं है। तो अभी एक सवाल है कि क्या वाक़ई में महालक्ष्मी का कत्ल मुक्ति ने किया था? और अगर मुक्ति ने किया था, तो क्या केवल मुक्ति ने किया था या उसके अलावा भी कोई इसमें शामिल था? चूँकि अब इस सवाल का शायद जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब कोई भी बताने के लिए इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल इस टाइप की चीज़ों का अंत ऐसे ही होता है। वैसे आपने इस कहानी से क्या कुछ सबक सीखा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने पेज पर हर तरह की वीडियोज़ आपको बनाकर देते रहते हैं और हमारा मकसद लोगों को आगाह करना होता है, ताकि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें।